नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम एलएलबी 6 सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र बौद्धिक संपदा कानून की एक सीरीज को इस वीडियो के माध्यम से याद करेंगे तथा समझकर उसके सारे प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को याद करने के लिए। मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ, जो कहता है कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। बिल्कुल सही बात, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। जो पहला प्रश्न हमारा कहता है बौद्धिक संपदा सृजन बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है। मित्रों, इसमें आपका पहला प्रश्न कहता है जो बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है, प्रकृति का, मानव का, रासायनिक अभिक्रिया का या भौगोलिक विशेषता का। तो मित्रों, इसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसी प्रकार आपके प्रश्न पत्र में भी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा और उस विकल्प को आपको अपनी OMR शीट में गोला करना होगा। पहला प्रश्न आपका कहता है बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है, प्रकृति का, मानव का, रासायनिक अभिक्रिया का या भौगोलिक विशेषताओं का। तो इसका आपका सही आंसर होगा मानव का, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार सृजन है मानव का। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 कहता है भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए कौन सा ढांचा प्रयोग किया जाता है। आपको 4 प्रकार की संधियां दी गई हैं, 4 प्रकार के ढांचे दिए गए हैं कह सकते हैं। तो उनमें से पूछ रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा ढांचा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा 4 विकल्पों में से पहला विकल्प कहता है मॉन्ट्रियल संधि या पेरिस अभिसमय, तीसरा कहता है जेनेवा संधि या ट्रिप्स। तो आपका सही विकल्प नंबर डी होगा ट्रिप्स, अर्थात भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए ट्रिप्स ढांचा का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा ट्रिप्स। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न को मिलाइए। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, उनमें से कह रहा है निम्न को मिलाइए। तो इनमें से आपको दोनों में सही विकल्प या दोनों में जो एक दूसरे से मिलान करना है तथा जो विकल्प सही हो उसके अनुसार आपको आंसर करना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं या महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न का पहला कहता है पेटेंट। तो आपका पेटेंट का सही मिलान कौन सा होगा। तो पेटेंट का आपका सही मिलान होगा पेरिस अभिसमय, अर्थात दूसरा नंबर। दूसरा कहता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क का सही होगा मैड्रिड समझौता और कॉपीराइट का होगा बर्न अभिसमय तथा भौगोलिक का होगा पेरिस लिस्बन समझौता। तो आपका ये विकल्प होगा विकल्प नंबर बी पूर्णतः सही होगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रतिलिपि अधिकार का संरक्षण किस विधान के अंतर्गत होता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, दूसरा कहता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत, तीसरा कहता है शताब्दी डिजिटल प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1998 के तहत, यह कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, आपका इसमें सही विकल्प होगा प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है हाल ही में प्रतिलिपि अधिकार में संशोधन किस वर्ष किया गया था। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि 2010 में, 2012 में या 2014 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका प्रतिलिपि अधिकार संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था। ध्यान रखें, वर्ष 2012 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 किस धारा में प्रतिलिपि अधिकार को परिभाषित किया गया है। आपसे वो धारा पूछी गई है जिसमें प्रतिलिपि अधिकार को परिभाषित किया गया है। आपको पहला विकल्प कहता है कि धारा 22 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 15 के अंतर्गत, या तीसरा धारा 14 के अंतर्गत, या धारा 17 के अंतर्गत। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 14 के अंतर्गत, अर्थात धारा 14 के अंतर्गत प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में प्रतिलिपि अधिकार की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 7 कि
प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 2 के अनुसार एक साहित्यिक कार्य में सम्मिलित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, करा इनमें से कौन सा साहित्यिक कार्य में सम्मिलित है? कंप्यूटर प्रोग्राम या साखी या संकलन या उपर्युक्त तो सभी। तो आपका जो साहित्यिक कार्य है उसमें ये सभी विकल्प सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम भी सम्मिलित है, साखी भी सम्मिलित है और संकलन भी सम्मिलित है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है एक लेखक का प्रतिलिप्याधिकार कितने समय तक रहता है? यदि कोई लेखक है तो उसका प्रतिलिप्याधिकार कितने समय तक रहता है? आपसे 4 विकल्प में पूछा गया है। पहला कहता है लेखक के जीवन पर्यंत, दूसरा कहता है लेखक के जीवन पर्यंत प्लस मृत्यु से 50 वर्ष तक, मतलब कि लेखक और उसके मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक उसका प्रतिलिप्याधिकार रहेगा। या तीसरा विकल्प कहता है कि लेखक के जीवन पर्यंत और मृत्यु के 60 वर्ष तक। या चौथा विकल्प कहता है लेखक के जीवन पर्यंत प्लस मृत्यु के 70 वर्ष तक। तो जो लेखक का प्रतिलिप्याधिकार होता है, ध्यान रखें मित्रों, वह उसका लेखक के जीवन पर्यंत तथा मृत्यु के 60 वर्ष तक होता है। अर्थात लेखक का जब तक जीवन है और उससे मृत्यु के 60 वर्ष तक उसका प्रतिलिप्याधिकार रहता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के उद्देश्यों हेतु प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय वर्तमान में स्थित है। आपको 4 जगह दी गई हैं। पूछ रहा है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के उद्देश्यों हेतु प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय वर्तमान में स्थित है। कहता है नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या हैदराबाद में। तो आपका प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के उद्देश्यों हेतु प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखें मित्रों, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 कहता है प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन। प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन के वाद में वादी जिसके अधिकारों का अतिलंघन हुआ है निम्न में से कौन उपचार प्राप्त कर सकता है? कहता है पहला सिविल उपचार प्राप्त कर सकता है, दूसरा कहता है आपराधिक उपचार प्राप्त कर सकता है, यह कहता है तीसरा प्रशासनिक उपचार प्राप्त कर सकता है, यह उपर्युक्त सभी उपचार प्राप्त कर सकता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन के वाद में वादी सिविल उपचार, आपराधिक उपचार, प्रशासनिक उपचार यह सभी उपचार प्राप्त कर सकता है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है जहां किसी प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन हुआ है वहां प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी किस प्रकार का सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकारी है? आपसे वह सिविल उपचार का प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकारी है। कहता है व्यादेश प्राप्त करने का, या लाभ के लेखे में नुकसानी प्राप्त करने का, या लाभ के लेखे प्राप्त करने का, या उपर्युक्त सभी। तो वह सिविल उपचार के माध्यम से व्यादेश भी प्राप्त कर सकता है, लाभ के लेखे में नुकसानी भी प्राप्त कर सकता है और लाभ के लेखे प्राप्त कर सकता है। अर्थात आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि वह उपर्युक्त सभी प्रकार के सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कॉपीराइट अधिलंघन के मामले में अतिलंघन के दिनांक से कितने वर्षों के भीतर सिविल वाद लाया जा सकता है? कहता है 5 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सिविल वाद लाया जा सकता है वह 3 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है। अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? रेखा चित्र, या स्थापत्य कला का कार्य, या शिल्प कला का कार्य, या बढ़ई का कार्य। तो आपका इसमें विकल्प नंबर डी सही होगा कि इसमें से बढ़ई का कार्य सम्मिलित नहीं है। अर्थात प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलात्मक कार्य के अंतर्गत बढ़ई का कार्य सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें से बढ़ई का कार्य सम्मिलित नहीं है। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में पेटेंट अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। कहता है पहला विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा, या पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा, या विकल्प सी कहता है ए और बी दोनों के द्वारा, ये विकल्प डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा। ध्यान रखें मित्रों, भारत में पेटेंट अधिकारों का संरक्षण पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा संरक्षण किया जाता है। पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा संरक्षण किया जाता है।
अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट करने हेतु शर्तें क्या है। आपसे शर्तें पूछी गई हैं कि जो पेटेंट करने हेतु है उसके लिए शर्तें क्या हैं। पहला कहता है आविष्कारक कार्य या औद्योगिक उपयोग या नवीनता या उपर्युक्त सभी। तो आपको पेटेंट करने हेतु शर्त में आविष्कार कार्य भी सम्मिलित है, औद्योगिक उपयोग भी सम्मिलित है, नवीनता भी सम्मिलित है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 16 कि कोई नया उत्पाद या प्रक्रिया जो एक खोज हो और औद्योगिक उपयोगिता का है होता है। अब ये कहता है क्या होता है। पहला कहता है विकल्प की औद्योगिक डिजाइन होता है या प्रतिलिपि अधिकार होता है या पेटेंट होता है या खोज होता है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, यह प्रतिलिपि अधिकार होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है किसी भी प्रदान किए गए पेटेंट की अवधि होगी। आपसे अवधि पूछी गई है कि किसी भी पेटेंट की अवधि क्या होगी। कहता है 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 40 वर्ष या पेटेंट धारक के जीवन पर्यंत। तो इसका आपका सही विकल्प होगा 20 वर्ष तक। ध्यान रखें मित्रों, किसी भी प्रदान किए गए पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक होती है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कोई भी व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष किसी पेटेंट प्रदान करने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। अपना विरोध कहां प्रदर्शित कर सकता है। कहता है पहला विकल्प की पेटेंट के आवेदन के प्रकाशन के पश्चात, या कहता है पेटेंट के प्रदान से पूर्व या पेटेंट प्रदान के पूर्व, या तीसरा कहता है पेटेंट प्रदान करने के पश्चात, या विकल्प डी कहता है ए और बी दोनों। तो आपका विकल्प डी ही सही होगा, ए और बी दोनों। ध्यान रखें मित्रों, कोई भी व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष किसी पेटेंट प्रदान करने के विरुद्ध अपना विरोध पेटेंट के आवेदन के प्रकाशन के पश्चात भी कर सकता है और पेटेंट प्रदान से पूर्व भी कर सकता है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट अधिनियम 1970 लागू होता है। जो आपका पेटेंट अधिनियम 1970 है वह लागू होता है, कहां लागू होता है। विकल्प ए कहता है संपूर्ण भारत पर, दूसरा कहता है संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तीसरा कहता है संपूर्ण भारत पर सिक्किम को छोड़कर, या चौथा कहता है संपूर्ण भारत पर केरल को छोड़कर। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही होगा क्योंकि पेटेंट अधिनियम 1970 संपूर्ण भारत पर लागू होता है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न आपका कहता है यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत तरीके से पेटेंट अधिकार के लिए दावा करता है तब वह जुर्माने से जो फिर इसमें रिक्त स्थान दिया गया है डॉट डॉट का ही सकेगा दंडित किया जाएगा। आपसे वह राशि पूछी गई है जिसमें वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है 10,000 रुपए, दूसरा कहता है 20,000 रुपए, तीसरा कहता है 50,000 रुपए, या चौथा कहता है 1 लाख रुपए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 1 लाख रुपए। ध्यान रखें मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत तरीके से पेटेंट अधिकार के लिए दावा करता है तब वह जुर्माने में जो 1 लाख रुपए का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 21 कहता है ट्रेडमार्क अधिनियम भारत में अधिनियमित हुआ। ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। कहता है 1998 में या 1999 में या 2000 में, 2001 में। तो आपका सही आंसर होगा ट्रेडमार्क अधिनियम सन 1999 में अधिनियमित हुआ, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा गया ट्रेडमार्क अधिनियम जो 1999 है को परिभाषित किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है यह रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने योग्य होता है, दूसरा कहता है यह वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों के माल या सेवाओं से पृथक करने में समर्थ है, तीसरा कहता है माल के आकार, पैकेजिंग एवं रंगों का संयोजन, या चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को परिभाषित किया गया है उपर्युक्त सभी आधार पर, अर्थात यह रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने योग्य भी होता है और यह वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों के माल या सेवाओं से पृथक करने में समर्थ है तथा माल का आकार, पैकेजिंग एवं रंगों के संयोजन में भी इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन आवेदन की दिनांक से कितने समय के भीतर किया जाएगा। आपसे वह टाइम पूछा गया है जिसमें रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन आवेदन दिनांक के कितने दिन के भीतर किया जाएगा। आपसे कितने दिन के भीतर किया जाएगा। विकल्प दिए गए हैं, कहता है 12 माह या 3 वर्ष, तीसरा कहता है 18 मास, यह कहता है 6 मास। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प होगा 18 मास, अर्थात 1.5 वर्ष के भीतर किया जाएगा, अर्थात 1.5 वर्ष के भीतर किया जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या कोई व्यापार चिन्ह का स्वत्वधारी ऐसे व्यापार चिन्ह का समुदेशन कर सकता है।
आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है नहीं, अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। या दूसरा कहता है हाँ हर स्थिति में। तीसरा कहता है हाँ धारा 37 के उपबंधों के अधीन। या चौथा कहता है हाँ धारा 36 के उपबंधों के अधीन। तो क्या कोई व्यापार चिन्ह का स्वत्वधारी ऐसे व्यापार चिन्ह का समनुदेशन कर सकता है? तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि हाँ धारा 37 के उपबंधों के अधीन कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है अपील बोर्ड के अध्यक्ष के निम्न अपील बोर्ड के अध्यक्ष के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण कर चुका हो, तीसरा कहता है 5 वर्ष तक भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें विकल्प होगा कि 5 वर्ष तक भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो, यह अर्हता नहीं है अपील बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 26 कहता है ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्य कार्यालय स्थित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। पहला कहता है कोलकाता में, दूसरा कहता है चेन्नई में, तीसरा नई दिल्ली में, यह कहता है चौथा विकल्प मुंबई में। तो आपका जो ट्रेडमार्क पंजीकरण का कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ध्यान रखें मित्रों, ट्रेडमार्क पंजीकरण का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न आपका कहता है एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवधि क्या होती है? कहता है पहला विकल्प 10 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा कहता है 15 वर्ष, चौथा कहता है 20 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 10 वर्ष। ध्यान रखें मित्रों, एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवधि 10 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न आपसे कहता है निम्न में से कौन ट्रेडमार्क धारक के अधिकार हैं? ट्रेडमार्क धारक के कौन से अधिकार हैं? पहला कहता है कि अनन्य उपयोग का अधिकार, दूसरा कहता है धारित या अंतरित करने का अधिकार, तीसरा कहता है अतिलंघन के विरुद्ध विधिक उपचार का अधिकार, चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो याद रखें मित्रों, ट्रेडमार्क धारक के ये सभी अधिकार हैं, अर्थात अनन्य उपयोग का अधिकार भी है, धारित या अंतरित करने का भी अधिकार है, अतिलंघन के विरुद्ध विधिक उपचार का भी अधिकार है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है डिजाइन अधिनियम 2000 डिजाइन अधिनियम सन 2000 की धारा 2D के अनुसार डिजाइन में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प कहता है ट्रेडमार्क, दूसरा कहता है सांपत्तिक चिन्ह, तीसरा कहता है कलात्मक कार्य, चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ट्रेडमार्क, सांपत्तिक चिन्ह तथा कलात्मक कार्य ये सभी सम्मिलित होंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार एक डिजाइन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा यदि वह कब पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा? यदि वह पहला विकल्प कहता है वास्तविक या नया नहीं है, दूसरा कहता है आवेदन दाखिल करने के पूर्व ही लोक प्रदर्शित किया जा चुका है, तीसरा कहता है ज्ञात डिजाइनों से अलग नहीं है, या चौथा कहता है या तो ए या बी या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि या तो ए या तो बी या तो सी, क्योंकि वास्तविक या नया नहीं है, या तो ये होगा, या तो आवेदन दाखिल करने से पूर्व ही लोक प्रदर्शित किया जा चुका है, या तीसरा कहता है ज्ञात डिजाइनों से अलग नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कहता है कि डिजाइन के पंजीकरण की अवधि क्या है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है डिजाइन के पंजीकरण की अवधि क्या है? पहला कहता है 10 वर्ष, दूसरा कहता है 15 वर्ष, तीसरा कहता है शुरुआत में 10 वर्षों के लिए लेकिन दूसरी अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या चौथा विकल्प कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि डिजाइन के पंजीकरण की अवधि शुरुआत में 10 वर्षों के लिए लेकिन दूसरी अवधि 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 32 कहता है कि जब एक बार डिजाइन का पंजीकरण हो जाता है तब डिजाइन का प्राप्तकर्ता निम्न का अधिकारी हो जाता है। पहला विकल्प कहता है कि डिजाइन के अनन्य उपयोग का अधिकारी हो जाता है, या डिजाइन की चोरी की रक्षा का अधिकारी हो जाता है, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि जब एक बार डिजाइन का पंजीकरण हो जाता है तो डिजाइन का प्राप्तकर्ता डिजाइन के अनन्य उपयोग का भी अधिकारी हो जाता है तथा डिजाइन की चोरी से रक्षा का भी अधिकारी हो जाता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, ए व बी दोनों का अधिकारी हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि डिजाइन अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत वस्तु में सम्मिलित है। आपसे पूछा गया कि वस्तु में क्या सम्मिलित है? कोई कृत्रिम पदार्थ, दूसरा कहता है कोई प्राकृतिक पदार्थ, तीसरा कहता है अंशतः कृत्रिम और अंशतः प्राकृतिक पदार्थ, ये विकल्प डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि कोई कृत्रिम पदार्थ भी
सम्मिलित है, कोई प्राकृतिक पदार्थ तथा अंशतः कृत्रिम व अंशतः प्राकृतिक पदार्थ, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। जो नियंत्रक है उसके आदेश के विरुद्ध अपील होगी, कहाँ होगी? पहला विकल्प कहता है महानियंत्रक को, दूसरा कहता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, या तीसरा कहता है डिजाइन बोर्ड को, या चौथा कहता है उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा उच्च न्यायालय को, अर्थात नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील होगी, उच्च न्यायालय में ही अपील होगी नियंत्रक के विरुद्ध। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 35 कहता है कि यदि नियंत्रक को अधिनियम के उपबंधों के संबंध में शंका होती है तो वह किससे निर्देश प्राप्त कर सकता है? पहला कहता है केंद्रीय सरकार से, या दूसरा कहता है राज्य सरकार से, तीसरा कहता है उच्च न्यायालय से, या चौथा कहता है स्वयं निर्णय लेगा। तो आपका सही विकल्प होगा केंद्रीय सरकार, अर्थात यदि नियंत्रक को अधिनियम के उपबंधों के संबंध में शंका उत्पन्न होती है तो वह केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार से निर्देश प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखें मित्रों, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई थी? अर्थात ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना की गई थी? पहला कहता है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत, या कहता है पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत, या तीसरा कहता है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, या चौथा कहता है डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत। तो आपका सही विकल्प होगा ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है एक लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि कितनी देर तक रहती है? पहला विकल्प लेखक का जीवन काल तक, दूसरा कहता है लेखक के जीवन काल उसकी मृत्यु से 50 वर्ष तक, तीसरा कहता है लेखक का जीवन काल और 60 वर्ष उसकी मृत्यु से, या चौथा कहता है उनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी लेखक का जीवन काल और 60 वर्ष उसकी मृत्यु से 60 वर्ष अधिक तक। अगला प्रश्न आपका कहता है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रयोजन के लिए कॉपीराइट कार्यालय वर्तमान में स्थित है। ये विकल्प आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। पहला विकल्प कहता है चेन्नई में, दूसरा मुंबई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा बेंगलोर। तो आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली, क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रयोजन के लिए कॉपीराइट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे कहता है प्रश्न नंबर 38 कहता है कि किसी कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन तब किया जाएगा जब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के, आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला कहता है कि कुछ भी करता है, कॉपीराइट के मालिक को सम्मानित करने का विशेष अधिकार, दूसरा कहता है जनता के काम के संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह के लिए लाभ की अनुमति, या तीसरा कहता है बिक्री या किराए पर लेता है, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 39 कहता है कि जहां किसी भी काम में कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है कॉपीराइट के मालिक को नागरिक उपचार का अधिकार होगा। तो नागरिक उपचार का क्या अधिकार होगा? पहला कहता है निषेधाज्ञा, दूसरा कहता है हर्जाना, तीसरा कहता है हिसाब किताब, चौथा कहता है उपर्युक्त के सभी अधिकार। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, उसको उपर्युक्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात निषेधाज्ञा भी, हर्जाना और हिसाब किताब ये सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 2ZB के तहत परिभाषित किया गया है। तो आपको कैसे परिभाषित किया गया है? पहला विकल्प कहता है रेखांकन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, दूसरा कहता है एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को उन लोगों से अलग करना, तीसरा कहता है ए व बी दोनों, या चौथा विकल्प कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा ए व बी दोनों। मित्रों ध्यान दें, ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 2ZB के तहत परिभाषित किया गया है कि रेखांकन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तथा एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को उन लोगों को से अलग करना। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 41 कहता है कि एक व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए एक आवेदन के विज्ञापन के बाद कोई भी व्यक्ति अपने विपक्षी को नोटिस दे सकता है। विज्ञापनकर्ता को विज्ञापन की तारीख से कितने महीनों के भीतर, आपसे वो तारीख पूछी गई है कि कितने दिनों के भीतर विज्ञापनकर्ता को विज्ञापन की तारीख के अंतर्गत नोटिस दी जा सकती है। कहता है 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने। तो आपका सही विकल्प होगा 4 महीने के भीतर नोटिस दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपसे कहता है झूठे व्यापार विवरणों को लोग करने के लिए दंड आदि के साथ दंडनीय होगा। झूठे व्यापार विवरणों को लागू करने के लिए दंड आदि के साथ दंडनीय होगा।
पहला विकल्प कहता है 6 महीने से 3 साल तक की कैद, दूसरा कहता है जुर्माना 50,000 से 2 लाख रुपए तक, या तीसरा कहता है 6 महीने से कम कारावास या 50,000 रुपए से कम जुर्माना, या चौथा कहता है या तो ए या बी या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। मतलब या तो उसे 6 महीने 3 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है 50,000 से 2 लाख रुपए तक का, या तो 6 महीने से कम कारावास या 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अर्थात विकल्प ए बी या सी तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 43 आपसे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत रूप से ट्रेडमार्क का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अब उसको दंडित किया जाएगा कितने दिनों के लिए दंडित किया जाएगा? पहला कहता है कि 3 साल तक की कैद या ठीक दंडित किया जाएगा, या दूसरा कहता है ए व बी दोनों, या विकल्प डी कहता है ए बी या 3 ए बी दोनों। उसका सही विकल्प होगा आपका 3 साल तक की कैद, विकल्प नंबर ए ठीक, अर्थात आपके सभी विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है पेटेंट आवेदन के लिए जितनी जल्दी हो सके एक पेटेंट के लिए एक आवेदन पत्र दिया जाएगा। एक पेटेंट के लिए एक आवेदन पत्र दिया जाएगा। पहला विकल्प कहता है पेटेंट के अनुदान के लिए आदेश में पाया गया है, दूसरा कहता है नियंत्रक द्वारा मना नहीं किया गया है, तीसरा कहता है अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में नहीं पाया गया है, या चौथा कहता है या तो ए या तो बी या तो ए और बी या तो ए और सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा कि या तो ए और बी या तो ए और सी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45 कहता है कि पेटेंट प्रक्रिया है, पेटेंट के मामले में तीसरे पक्ष को रोकने के लिए विशेष अधिकार हैं जो उसकी सहमति से नहीं है। ध्यान रखें, पेटेंट प्रक्रिया पेटेंट के मामले में तीसरे पक्ष को रोकने के लिए विशेष अधिकार हैं जो उसकी सहमति से नहीं है। पहला कहता है उस प्रक्रिया का उपयोग करना, दूसरा कहता है उपयोग करना, बिक्री के लिए पेशकश करना, बेचना या आयात करना, तीसरा कहता है विकल्प ए व बी दोनों, या चौथा विकल्प कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, विकल्प ए व बी दोनों, अर्थात उस प्रक्रिया का उपयोग करना भी तथा उसका उपयोग करना, बिक्री के लिए पेशकश करना, बेचना या आयात करना। अगला प्रश्न आपका कहता है कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या है। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन मित्रों याद रखें ये अंग्रेजी में दिए गए हैं, जबकि आपका पेपर पैटर्न दोनों माध्यमों में आ सकता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। तो कहता है कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या है? कहता है कॉपीराइट या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या पेटेंट या ट्रेडमार्क। तो आपका सही विकल्प होगा कॉपीराइट, विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है डिजाइनरों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछा गया कि डिजाइनरों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा क्या है। तो कहता है पहला कॉपीराइट, दूसरा कहता है ट्रेडमार्क, तीसरा कहता है पेटेंट, या चौथा कहता है रजिस्टर्ड डिजाइन। तो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा, रजिस्टर्ड डिजाइन। अर्थात डिजाइनरों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा क्या है? तो उसकी सुरक्षा है रजिस्टर्ड डिजाइन, रजिस्टर्ड डिजाइन। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 48 कहता है कि आविष्कारकों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या है। अगर आविष्कारकों द्वारा कोई बौद्धिक संपदा बनाई गई है तो उसकी रक्षा क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला कहता है कॉपीराइट, दूसरा कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तीसरा कहता है पेटेंट, या चौथा कहता है ट्रेडमार्क। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, पेटेंट। अर्थात आविष्कारकों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या है? तो यह है पेटेंट। अगला प्रश्न आपका कहता है इनमें से कौन सा एक भौगोलिक संकेत है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछा गया है कि इन 4 विकल्पों में से भौगोलिक संकेत कौन सा है। पहला कहता है BMW, दूसरा कहता है शैंपेन, तीसरा कहता है प्ले स्टेशन, चौथा कहता है वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी शैंपेन। अगला प्रश्न आपका कहता है एक ट्रेडमार्क क्या सुरक्षा करता है। जो ट्रेडमार्क है तो क्या सुरक्षा करता है। आपको इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है इन्वेंशन की सुरक्षा करता है, या दूसरा कहता है वर्क ऑफ आर्ट की सुरक्षा करता है, तीसरा विकल्प कहता है लोगोज नेम एंड ब्रांड की सुरक्षा करता है, चौथा कहता है द लुक शेप एंड फील ऑफ ए प्रोडक्ट, या पांचों विकल्प आपका कहता है ए सीक्रेट फार्मूला। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि एक ट्रेडमार्क लोगोज नेम एंड ब्रांड की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में
कॉपीराइट कितने समय तक रहता है? भारत में जो कॉपीराइट है वो कितने समय तक रहता है? आपको इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। वही ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी इसको हम हिंदी माध्यम से इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कहा गया है कि 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन हु क्रिएटेड द वर्क, अर्थात कि जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है उसके जीवन पर्यंत तथा मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक रहता है कॉपीराइट मृत्यु के 60 वर्ष तक रहता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द वर्क। अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट आमतौर पर कितने समय तक रहता है? यह प्रश्न भी रिपीटेड है। तो पेटेंट आम तौर पर 20 वर्ष तक रहता है। पेटेंट आम तौर पर 20 वर्षों तक रहता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि आप एक मूल कहानी लिखते हैं, यदि आप एक मूल कहानी लिखते हैं तो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा आपको यह तय करने का अधिकार देती है कि कौन आपके काम की प्रतियां बना और बेच सकता है? अर्थात यदि आपने कहानी लिखी है तो कौन सी बौद्धिक संपदा आपको यह तय करने का अधिकार देती है कि कौन आपके काम की प्रतियां बना सकता है और बेच सकता है? कहता है कॉपीराइट आपको अधिकार देता है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या पेटेंट, या ट्रेडमार्क। तो आपको कॉपीराइट यह अधिकार देता है कि आपकी जिस बौद्धिक संपदा यह तय करने का अधिकार देता है कि आपकी काम की प्रतियां कौन बना सकता है तथा कौन बेच सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कल्पना कीजिए कि एक फुटबॉलर अपनी खुद की कंपनी को कपड़े की अपनी रेंज बेचने के लिए तैयार करता है। वह किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकता है कि कपड़े उसकी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? पहला कहता है कॉपीराइट का, दूसरा कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, या तीसरा कहता है पेटेंट का या ट्रेडमार्क का। तो आपका सही आंसर होगा वह ट्रेडमार्क का उपयोग कर सकता है ये दिखाने के लिए कि कपड़े उसकी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि कोई कंपनी एक नई तकनीक विकसित करती है तो उसके मुख्य उत्पाद को बेहतर बनाती है, तो वे दूसरों को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकती है? पहला कहता है कॉपीराइट का, या दूसरा कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, तीसरा कहता है पेटेंट का, या चौथा कहता है ट्रेडमार्क का। तो ध्यान रखें वह पेटेंट का प्रयोग कर सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है बौद्धिक संपदा अधिकार IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है इथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, या सोशल वैल्यू, या कॉमर्शियल वैल्यू। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, कॉमर्शियल वैल्यू, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका कॉमर्शियल वैल्यू बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक है, जो एयर इंडिया है के महाराजा का प्रतीक है। पहला कहता है कॉपीराइट, या दूसरा पेटेंट, या ट्रेडमार्क, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, जो एयर इंडिया महाराजा का प्रतीक है वो ट्रेडमार्क का प्रतीक है, ट्रेडमार्क का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 58 कहता है डिजाइन शामिल नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से डिजाइन शामिल नहीं है। कहते हैं फीचर्स ऑफ शेप, दूसरा कहता है कंपोजिशन ऑफ लाइन और कलर, तीसरा कहता है मोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, चौथा कहता है नन ऑफ द एबव, अर्थात उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो डिजाइन शामिल नहीं है तो मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शामिल नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है माल के भौगोलिक संकेतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि माल के भौगोलिक संकेतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। पहला कहता है हैंडीक्राफ्ट, दूसरा कहता है फूड स्टफ, तीसरा कहता है मैन्युफैक्चर्ड, चौथा कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट एक रूप है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से बताना है कि पेटेंट एक रूप है टेंजिबल प्रॉपर्टी, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, या बी व सी दोनों। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पेटेंट के रूप हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है पेटेंट सुरक्षा करता है, जो पेटेंट है सुरक्षा करता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कहता है डिस्कवरी, इन्वेंशन, या न्यू इन्वेंशन, या बोथ ए एंड बी। आप ध्यान रखें यह प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, हिंदी माध्यम में यह प्रश्न हम पढ़ चुके हैं कि पेटेंट सुरक्षा करता है। तो आपका न्यू इन्वेंशन अर्थात नए जो आपने आविष्कार किए, नए खोज की हैं उसकी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है। कहता है
20 अप्रैल, आज 20 अप्रैल, या 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, या 22 अप्रैल, या 23 अप्रैल? तो आपका सही विकल्प होगा 23 अप्रैल, अर्थात यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है बर्न कन्वेंशन पहली बार स्थापित किया गया था। जो बर्न कन्वेंशन है पहली बार किस सन में स्थापित किया गया था? कहता है 1985 में, या 1885 में, या 1886 में, या 1895 में, या 1896 में? तो आपका सही विकल्प होगा 1886, अर्थात बर्न कन्वेंशन 1886 में स्थापित किया गया था। पहली बार 1886 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय डिजाइन अधिनियम किया गया था। जो भारतीय डिजाइन अधिनियम है कब पारित किया गया था? कहता है सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, या सन 2005 में? तो आपका सही विकल्प होगा सन 2000 में अधिनियम, भारतीय डिजाइन अधिनियम किया गया था सन 2000 में। अगला प्रश्न आपका कहता है भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम अधिनियमित हुआ। जो ट्रेडमार्क अधिनियम है कब अधिनियमित हुआ? आपको कहता है 1999 में, या सन 2000 में, या 2001 में, या 2002 में? तो आपका सही विकल्प होगा सन 1999 में अधिनियमित हुआ। अगला प्रश्न आपका कहता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कहता है कब मनाया गया? कहता है या कब मनाया जाता है? कहता है एवरी ईयर अप्रैल 23, एवरी ईयर अप्रैल 24, एवरी ईयर अप्रैल 25, एवरी ईयर अप्रैल 26। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, एवरी ईयर अप्रैल 26। अगला प्रश्न आपका कहता है कॉपीराइट अधिनियम 1957 कब से लागू हुआ? जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है तो कब से लागू हुआ? कहता है जनवरी 1858 से, या अप्रैल 1958 से, या जून 1958 से, या अगस्त 1958 से? तो आपका सही विकल्प होगा जनवरी 1858 से। ध्यान रखें मित्रों, कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि यह 1858 है या 1958। तो आपका जो कॉपीराइट अधिनियम है तो जनवरी 1858 में लागू हुआ था। बाद में इसमें संशोधन करके 1957 में जब संविधान लागू हुआ तब के बाद भारत में 1957 के बाद लागू हुआ था। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है, जनवरी 1858। अगला प्रश्न आपका कहता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम है वह किस वर्ष लागू हुआ? 1996 में, 1997 में, या 1998 में, या सन 2000 में? तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा 1998 में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना कब हुई? पहला कहता है कि 14 जुलाई 1967, 14 जुलाई 1867, या कहता है 14 जुलाई 1968, या 14 जून 1967? तो आपका सही आंसर होगा 14 जुलाई 1967। अगला प्रश्न आपको कहता है भौगोलिक संकेत हैं। जो भौगोलिक संकेत हैं ये कहता है प्राइवेट राइट, कम्युनिटी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या बोथ बी एंड सी? तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात बी एंड सी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि व्यापार चिन्ह से सेवा चिन्ह को कौन सा लक्षण भिन्न करता है? जो व्यापार चिन्ह से सेवा चिन्ह है इनमें कौन सा लक्षण भिन्न करता है? कहता है विशिष्टता का, प्रतीकात्मक अपील का, नवीनता का, या सेवा स्रोत का? तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, सेवा स्रोत, अर्थात व्यापार चिन्ह से सेवा चिन्ह को सेवा स्रोत के द्वारा भिन्न करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है किस सम्मेलन में शब्दावली पड़ोसी के अधिकार को प्रस्तुत किया गया? एक शब्दावली है पड़ोसी के अधिकार को प्रस्तुत कब किया गया? पहला कहता है वैश्विक प्रतिलिपि अधिकार सम्मेलन 1952, यह कहता है मैड्रिड करार 1891, यह कहता है बर्न सम्मेलन 1886, यह कहता है रोम सम्मेलन 1961। तो आपका सही विकल्प होगा रोम सम्मेलन 1961, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है बर्न सम्मेलन कब आयोजित हुआ? वर्ष, पहला विकल्प कहता है वर्ष 1889 में, दूसरा कहता है कि वर्ष 1883 में, या तीसरा कहता है वर्ष 1890 में, या 1886 में? तो आपका सही आंसर वर्ष 1886 होगा। बर्न सम्मेलन कब आयोजित हुआ? यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखें। बर्न सम्मेलन 1886 में आयोजित हुआ था। बर्न सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो बर्न सम्मेलन 1886 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 19 के अंतर्गत समुपदेशन की अवधि क्या है? जब
समुद्देशन की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि जो समुद्देशन की अवधि है वह कितनी है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, पहला कहता है 8 वर्ष, दूसरा कहता है 5 वर्ष, तीसरा कहता है 10 वर्ष, चौथा कहता है 7 वर्ष। तो आपका सही विकल्प होगा 5 वर्ष, अर्थात समुद्देशन की अवधि 5 वर्ष है, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कलात्मक कार्य का अर्थ है। जो कलात्मक कार्य कहा जाता है, कलात्मक कार्य शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कलात्मक कार्य का अर्थ है, कहता है मूर्तकारी या चित्रकारी या रेखा चित्रकारी आरेख सम्मिलित है, या विकल्प नंबर डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपको कलात्मक कार्य के अंतर्गत मूर्तिकारी भी सम्मिलित है, चित्रकारी भी सम्मिलित है तथा रेखा चित्रकारी आरेख भी सम्मिलित है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 13 के अंतर्गत 1957 की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार का विषय मामला है। पहला कहता है कंप्यूटर कार्यक्रम, या दूसरा कहता है कलाकृति, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, या चौथा कहता है केवल ए। तो आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, अर्थात कंप्यूटर कार्यक्रम भी और कलाकृति भी। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत पड़ोसी के अधिकार ये भी कहे जाते हैं। जो पड़ोसी के अधिकार हैं वो ये भी कहे जाते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला कहता है असंबंधित अधिकार, दूसरा कहता है संबंधित अधिकार, तीसरा कहता है विषय परक अधिकार, या चौथा कहता है उद्देश्य परक अधिकार। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, संबंधित अधिकार, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि संबंधित अधिकार। अगला प्रश्न आपका कहता है कौन सा अनुच्छेद बर्न सम्मेलन का चलचित्र की एवं संबंधित अधिकारों का प्रावधान करता है। आपसे अनुच्छेद पूछा गया है जो बर्न सम्मेलन की चलचित्र की एवं संबंधित अधिकारों का प्रावधान करता है। पहला कहता है अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 14। तो आपका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 14, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि अनुच्छेद 14 बर्न सम्मेलन का चलचित्र की एवं संबंधित अधिकारों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है व्यापार चिन्ह के कानून से संबंधित संधि को इस वर्ष में अंगीकृत किया गया था। आपको वह सन पूछा गया है जब व्यापार चिन्ह के कानून संबंधित संधि को अंगीकार किया गया था। पहला विकल्प कहता है 1991 में, दूसरा कहता है 2003 में, या तीसरा कहता है 1994 में, या चौथा कहता है 2009 में। तो आपका सही विकल्प होगा 1994। याद रखें मित्रों, 1994 में व्यापार चिन्ह के कानून से संबंधित संधि को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 80 कहता है कि वैश्विकी प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन 1952 के अनुच्छेद 14 से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो 1952 जो प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन 1952 है तो के अनुच्छेद 14 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। पहला कहता है इस सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित कार्यों के लिए संरक्षण की अवधि लेखक के जीवन और उनकी मृत्यु के पश्चात 35 वर्ष से कम नहीं, या दूसरा कहता है इस सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित कार्यों के लिए संरक्षण की अवधि लेखक के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद 25 वर्ष से कम नहीं, या तीसरा कहता है इस सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित कार्यों के लिए संरक्षण की अवधि लेखक के जीवन और उसकी मृत्यु के 26 वर्षों से कम नहीं। ध्यान रखें इसकी बात को। अगला विकल्प आपको कहता है इस सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित कार्यों के लिए संरक्षण की अवधि लेखक के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद 30 वर्षों से कम नहीं। मित्रों इसमें आपका सही विकल्प नंबर बी होगा, अर्थात इस सम्मेलन के अंतर्गत संरक्षित कार्यों के लिए संरक्षण की अवधि लेखक के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद 25 वर्ष से कम नहीं होगी। अगला अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। तथा अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 81 कहता है का ने प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन किया तथा वह उसके लिए प्रतिलिप्याधिकार चाहता है। कृति की किस श्रेणी के अंतर्गत वह प्रतिलिप्याधिकार पाने का हकदार है। आपको वह श्रेणी बताना है। तो पहला कहता है नाटक कृति के अंतर्गत, या दूसरा कहता है कलात्मक शिल्पकारी कृति के अंतर्गत, या तीसरा साहित्यिक कृति के अंतर्गत, या चौथा कलात्मक कृति के अंतर्गत। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि कलात्मक शिल्पकारी कृति के अंतर्गत वह प्रतिलिप्याधिकार पाने का हकदार है। अगला प्रश्न आपका कहता है किस कार्य को श्रेणी में लघु कथाएं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित की जा सकती हैं। पहला कहता है नाट्य कृति के अंतर्गत, या कलात्मक शिल्पकारी कृति, तीसरा कहता है साहित्यिक कृति, या कलात्मक कृति। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, साहित्यिक कृति के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 83 आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 19 के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार समुद्देशन के बाबत विवाद का निपटारा कौन कर सकता है। पहला कहता है प्रतिलिप्याधिकारी समितियां, दूसरा कहता है पंजीयक, तीसरा कहता है उपपंजीयक, या चौथा कहता है प्रतिलिप्याधिकार मंडल। तो आपका सही विकल्प होगा प्रतिलिप्याधिकार मंडल, अर्थात
प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 19 का के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार समुदेशन के बाबत विवाद का निपटारा प्रतिलिप्याधिकार मंडल द्वारा किया जाता है। प्रतिलिप्याधिकार मंडल कर सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 84 कहता है किस मामले में यह अभिधारित किया कि प्रतिलिप्याधिकार प्रारूप में संरक्षित है और विचार में नहीं। तो पहला आपका विकल्प दिया गया है दीपक प्रिंटर्स बनाम फॉरवर्ड स्टेशनरी मार्ट 1981 PTC 186, या दूसरा कहता है चैपल बनाम रेडवुड म्यूजिक 1981 RPC 337, या तीसरा कहता है डोन्यूग बनाम एलाइज न्यूज पेपर्स लिमिटेड 1937 ऑल ER 503, या चौथा विकल्प कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा डोन्यूग बनाम एलाइज न्यूज पेपर लिमिटेड 1937 ऑल ER 503। ध्यान रखें कि प्रतिलिप्याधिकार प्रारूप से संरक्षित है, विचार से नहीं। यह मामला डोन्यूग बनाम एलाइज न्यूज पेपर्स लिमिटेड 1937 ऑल ER 503 के मामले में अभिधारित किया गया था। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 70, याद रखें 1957 की धारा 70, धारा 70 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश विशेष के विरुद्ध कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है। पहला कहता है 80 दिन के भीतर, दूसरा कहता है 30 दिन के भीतर, तीसरा कहता है 60 दिन के भीतर, चौथा कहता है 130 दिन के भीतर। तो आपका सही आंसर होगा 80 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। कितने दिनों के भीतर? 80 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 86 कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत कौन प्रसंज्ञान ले सकता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, या आपका चौथा विकल्प कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत प्रसंज्ञान का मामला है तो यह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ले सकता है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 41 के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम मालिक कौन है। पहला कहता है सामाजिक संगठन है, दूसरा कहता है राष्ट्रीय संगठन, तीसरा कहता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सामाजिक संगठन, अर्थात प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 41 के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम मालिक सामाजिक संगठन होता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 88 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की कौन सी धारा प्रतिलिप्याधिकार समिति के पंजीयन का प्रावधान करती है। कहता है धारा 42 या धारा 35, धारा 33 या धारा 55। तो आपका सही विकल्प होगा धारा 33, अर्थात प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 33 प्रतिलिप्याधिकार समिति के पंजीकरण का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 89 प्रतिलिप्याधिकार के समुदेशन की विधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखें आपसे पूछा गया है 4 कथनों में से कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका पहला कहता है प्रतिलिप्याधिकार के समुदेशन का विलेख अनिवार्यता पंजीकरण नहीं है। दूसरा कहता है प्रतिलिप्याधिकार का मौखिक समुदेशन विद्यमान और अनुमति योग्य है। तीसरा कहता है कि समुदेशन कृति की पहचान होना चाहिए, समुदेशित अधिकारों का विनिर्दिष्ट एवं कालावधि प्रादेशिक विस्तार उस समुदेशन का, या चौथा विकल्प कहता है प्रतिलिप्याधिकार के समुदेशन के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप विहित नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, क्योंकि विकल्प नंबर ए कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है पेरिस सम्मेलन ने पेरिस में औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए। आपसे वह तारीख पूछी गई है कि कब हस्ताक्षर किए गए। पहला विकल्प कहता है 27 मार्च 1883 को, दूसरा कहता है 8 मार्च 1883 को, तीसरा कहता है 20 मार्च 1883 को, या चौथा कहता है 14 मार्च 1883 को। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी 20 मार्च 1883 को हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। पहला पट्टिका परिभाषित नहीं है, या रोपण परिभाषित नहीं है, या अनन्य अनुज्ञप्ति या वाणी। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत रोपण परिभाषित नहीं है। प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत रोपण परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिप्याधिकार पंजिका के लिए कौन अधिकृत है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रतिलिप्याधिकार पंजिका के लिए कौन अधिकृत है। पहला कहता है प्रतिलिप्याधिकार अधिकारी, दूसरा कहता है नियंत्रक, तीसरा कहता है पंजीयक, या चौथा कहता है ए व बी दोनों। तो आपका इसमें सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी पंजीयक,
अर्थात प्रतिलिपि अधिकार पंजिका के लिए कौन अधिकृत है, तो यह पंजीकृत अधिकृत है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 93 कहता है कि निम्न धाराओं में किस धारा में प्रतिलिपि अधिकार विनिर्दिष्ट निबंधन हैं। आपको 4 धाराएं दी गई हैं या 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि किन धाराओं से प्रतिलिपि अधिकार विनिर्दिष्ट निबंधन है। पहला कहता है धारा 29 के अधीन, दूसरा कहता है धारा 34 के अधीन, तीसरा कहता है धारा 25 के अधीन, ये चौथा कहता है धारा 50 के अधीन। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा कि धारा 25 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 94 कहता है कि निम्न में से किस मद में बनाना एवं प्रतिमान सम्मिलित हैं। पहला कहता है समस्त मद में, दूसरा कहता है चलचित्र मद में, तीसरा कहता है मूर्तिकार के मद में, या चौथा कहता है छायांकन के मद में। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी कि मूर्तिकार कार्य में, अर्थात पूछा गया था कि किस मद में बनाना एवं प्रतिमान सम्मिलित है, तो यह मूर्तिकार कार्य, याद रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अधीन भारतीय कृति का अर्थ है। आपसे भारतीय कृति का अर्थ पूछा गया है। कहता है कि कृति जिसका प्रथम प्रकाशन भारत में हुआ, दूसरा कहता है लेखक जो भारतीय नागरिक है, या तीसरा कहता है ए व बी दोनों, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका विकल्प ए व बी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है विलोम पत्र आदेश वैसा ही है जैसा, जो विलोम पत्र आदेश है ये वैसा ही है जैसा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है एक पक्षीय आदेश है, दूसरा कहता है अंतरिम आदेश है, तीसरा कहता है वाद के विचाराधीन होने के दौरान पारित आदेश है, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि विलोम पत्र आदेश वैसा ही है जैसा कि एक पक्षीय आदेश होता है, अंतरिम आदेश होता है, वाद के विचाराधीन होने के दौरान पारित आदेश होता है, अर्थात उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन के मामले में वाद की कार्यवाही आधिकारिकता किस न्यायालय की है, किस न्यायालय की है। पहला कहता है जिला न्यायालय की, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की, या न्यायालय की, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा यह जिला न्यायालय की है, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 98 आपका कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की किस धारा में कृति का उचित उपयोग विनिर्दिष्ट है। कृति का उचित उपयोग विनिर्दिष्ट है। आपका इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है कि धारा 65 के अंतर्गत, दूसरा धारा 59 के अंतर्गत, तीसरा कहता है धारा 82 के अंतर्गत, यह धारा 52 के अंतर्गत। आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, यह धारा 52 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, अर्थात प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम धारा 52 के अंतर्गत उचित उपयोग विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रतिलिपि अधिकार की निम्न में से किस धारा में विनिर्दिष्ट की प्रतिलिपि अधिकार मालिक अपने प्रतिलिपि अधिकार का उत्तरदान कर सकता है। आपसे वो धारा पूछी गई जिसमें प्रतिलिपि अधिकारक मालिक अपने प्रतिलिपि अधिकार का उत्तरदान कर सकता है। पहला विकल्प करता है धारा 20 के अंतर्गत, दूसरा कहता है धारा 40 के अंतर्गत, या तीसरा कहता है धारा 70 के अंतर्गत, चौथा कहता है धारा 10 के अंतर्गत। तो आपका सही आंसर होगा धारा 20 के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से किसका प्रावधान प्रतिलिपि अधिकार के अधीन नहीं है। निम्न में से किसका प्रावधान प्रतिलिपि अधिकार के अधीन नहीं है। पहला कहता है प्रतिलिपि अधिकार न्यायालय, दूसरा प्रतिलिपि अधिकार मंडल, या प्रतिलिपि अधिकार समिति, या प्रतिलिपि अधिकार मंडल। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए प्रतिलिपि अधिकार न्यायालय। प्रतिलिपि अधिकार न्यायालय, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिलिपि अधिकार का विषय मामला नहीं है। कहता है विचार का, या जनसुत तथ्य का, या कृति का, या डी विकल्प ए व डी दोनों। तो आपका विकल्प डी सही होगा, क्योंकि प्रतिलिपि अधिकार का विषय मामला न तो विचार है न जनसुत तथ्य है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कंप्यूटर कार्यक्रम डाटाबेस एवं मूर्तिकला वास्तुकार नक्शे तकनीकी आरेख संरक्षित एवं आवृत है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है व्यापार चिन्ह एवं प्रारूप अधिनियम, दूसरा कहता है एकस्व अधिनियम, तीसरा कहता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो आपका सही विकल्प होगा प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, अर्थात कंप्यूटर कार्यक्रम डाटाबेस एवं मूर्तिकला वास्तुकला नक्शे तकनीकी आरेख संरक्षित एवं आवृत हैं तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। तो मित्रों आज के इस सेशन में इतने ही प्रश्न हल करते हैं। अगले सेशन के माध्यम से हम आगे के प्रश्नों को याद करेंगे, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे। तो आज का सेशन के लिए इतना ही। तो जिन मित्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा वीडियो में हम और क्या सुधार कर सकते हैं इसके लिए भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री